भाई और बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, चित्त समाधि देने वाला, अच्छा इंसान बनाने वाला, मानवता के गुण सिखाने वाला और दयावान बनाने वाला, दयालुता के गुण सिखाने वाला और कई प्रकार के हमारे स्वास्थ्य के संबंधी, लाइफ स्टाइल के संबंधी अच्छे अच्छे टिप्स देने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन सत्कार कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषय के साथ प्रवेश होते हैं और हर विषय मल्टी डायमेंशनल होता है, शोध परख होता है और जीवन की कई दिशाओं को उद्घाटित करता है हर विषय। तो इसी क्रम में आज का हमारा एक जो विषय है बहुत बड़े प्रबंधन को लेकर के है। तो आज का विषय है चिंता नहीं चिंतन करो। किसी महापुरुष ने ठीक कहा है, व्यथा नहीं व्यवस्था करो, चिंता नहीं चिंतन करो, प्रस्तुति नहीं प्रशंसा नहीं प्रस्तुति करो। यानी हमें चिंता नहीं करनी है, हमें चिंतन करना है। दो ध्रुव है और दोनों ध्रुव है एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक तो चिंता है और दूसरा चिंतन है। चिंता चिता से बुरी होती है। चिता जो चिता होती है वह व्यक्ति को भस्म कर जाती है। उसी तरीके से चिंता भी व्यक्ति को भीतर ही भीतर खाए जाती है और उसकी एफिशिएंसी को डाउन कर देती है, उसकी सोच को खत्म कर देती है और कार्य रूप में परिणित नहीं होती है। ऐसी खतरनाक चिंता होती है। चिंताएं कई तरह से हो सकती है। घर की चिंता होती है, बाल बच्चों की चिंता होती है, रोजगार की चिंता होती है, नौकरी की चिंता होती है और राजनीतिज्ञों की अपनी जो हार जीत की चिंता होती है। अनेक अनेक तरह की चिंताएं होती है। तो वो सारी चिंताएं हैं वो व्यक्ति को डाउनफॉल की ओर ले जाती है, व्यक्ति को डिप्रेशन में डालती है, व्यक्ति को कष्ट के अंदर डालती है और व्यक्ति की तरक्की नहीं होने देती है। परंतु क्या किया जाए, ये एक मानवीय अवगुण है। ये नॉर्मली हर व्यक्ति के अंदर आ ही जाता है। व्यक्ति चिंता करना नहीं चाहता है, चिंता हो जाती है। बहुत से जो बाहर के लोग हैं वो कहते हैं तुम क्यों चिंता करते हो, काम तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन वो कहना उनकी अच्छी बात है, वो सांत्वना दिलाते हैं, लेकिन भीतर जो मन है वो अपने आप भविष्य की ओर देख करके, भूतकाल की ओर देख करके, वर्तमान की ओर देख करके प्रभावित होकर के वो चिंता करने लग जाता है। तो हमारा विषय केवल चिंता नहीं है, हमारा विषय चिंतन भी है। अब चिंतन क्या होता है? हमारी संस्कृति के अंदर 3 शब्द आते हैं। एक तो चिंतन, दूसरा मनन और तीसरा निध्यासन। ये होलिस्टिक है। कोई भी कार्य करो पहले उसका चिंतन करो कि ये कार्य करना है या नहीं करना है, हमारा लक्ष्य क्या है, उसकी पूरी योजना, वह चिंतन कहलाता है। और दूसरा होता है मनन। चिंतन करने के बाद में मनन किया जाए, यह कार्य कितने दिन के अंदर होगा, इसका रोड मैप क्या होगा, इसका ब्लूप्रिंट क्या होगा, इसका अर्थ कहाँ से आएगा, इसमें क्या बॉटलनेस रह सकती है और क्या प्लस पॉइंट रह सकते हैं, इसके करने से हमको क्या फ़ायदा होगा और ये कितने दिन में पूर्ण किया जाएगा। ये मनन है। और तीसरा निध्यासन। हमने खूब गहराई से चिंतन मनन करके छोड़ दिया तो कोई अर्थ नहीं, वो सारा बेकार गया। किसान जो है वो फसल के अंदर बीज डाल देता है, बरसात भी हो जाती है, लेकिन आफ्टर केयर नहीं, निदान नहीं करता। उसके आसपास में बहुत सी झाड़ियाँ ऑटोमेटिकली उग जाती है, उसको हटाना निदान करता है। क्योंकि जो हमारी जो भूमि होती है, मृदा होती है, उसकी ताकत तो वो फालतू की झाड़ियाँ, बुशेस बोलते हैं, वही खींच लेती है। और हमारा जो असली पौधा है, गेहूँ है या हमारा कपास है या बाजरा है, उसको ताकत नहीं मिलती, उसको भोजन नहीं मिलता, तो वो क्या होती, मुरझा जाती है और झाड़ियाँ हैं बढ़ जाती है। आफ्टर केयर होना जरूरी है। व्यक्ति पढ़ लेता है, लेकिन पढ़ने के बाद क्या, वो नौकरी की तलाश नहीं करता, स्वयं का रोजगार की तलाश नहीं करता या कोई प्रयास नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता कि मेरी इस डिग्री का, इस पढ़ाई का क्या उपयोग करना है, किस लाइन में जाना है, क्या ध्येय है और क्या हमारा लक्ष्य है, तो वो क्या काम का। तो इस तरीके से आफ्टर केयर होना बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति ने ऑपरेशन करवा लिया, बहुत अच्छा ऑपरेशन हो गया
और उसके बाद में आफ्टर केयर, रेस्ट करने का, परहेज रखने का, दवाई लेने का, टाइम टू टाइम चेकअप कराने का, और जो उसका विधि विधान है उसके अनुरूप चलने का, तब जाकर के वो ऑपरेशन सफल होता है। इस तरीके से भाई और बहनों, निध्यासन बहुत जरूरी है। क्यों? निध्यासन जो है परिणाम लाता है, ये क्रियान्विति को निध्यासन कहते हैं। तो ये तीनों चीजें मिलकर के स्टेप बाय स्टेप जो है होलिस्टिक होता है, उससे हमारा कार्य पूर्ण होता है। तो ये तीनों चीजें मैंने बता दी। अब हम चिंतन के विषय पे आते हैं। चिंतन के साथ तीनों चीजों को जोड़ना है। चिंतन, हम खाली चिंता करते हैं। मैं 2-3 एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए किसी बड़े घर की बेटी है और उसकी शादी है, तो उसकी शादी के अंदर जो है वह जो उसका बाप है या उसकी माँ है, उसके रिलेटिव मात्र चिंतन करते हैं, मात्र चिंता करते हैं कि शादी के अंदर महीना भर ही बाकी रहा है और कोई तैयारी नहीं है, और खाली चिंता करते जाते हैं, चिंतन मनन निध्यासन नहीं करते, तो वो धीरे धीरे जाकर के परेशान हो जाते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष उसका यह है कि व्यक्ति समझदार है, वो चिंता करने वाला नहीं है, वो चिंतन करने वाला है। तो वो क्या करेगा? पूरा चार्ट बनाएगा। महीने भर पहले, 6 महीने पहले चार्ट बनाएगा कि हमारे इसके अंदर कितने लोग आने वाले हैं, कितने वीआईपीज लोग आएंगे, कितने बाराती आएंगे, उनको कहाँ रुकवाना है, उनकी होटलों का मैनेजमेंट करेगा, बुकिंग कराएगा, और दूसरा शादी का जो वेन्यू क्या होगा, स्थल क्या होगा, वहाँ टेंट वाले से बात करेगा, भोजन वाले से बात करेगा, कितने लोगों का भोजन, कितने दिन का होगा, बारात कहाँ रुकेगी और कैसे रिसेप्शन कराएगा। एक एक छोटे पॉइंट को वो नोट डाउन करता है, अपनी नोटबुक के अंदर लिख देता है। लिख करके सांगो पांग व्यवस्था हो जाती है, मेनू तक बन जाता है, और क्या क्या आइटम, उसके अंदर क्या क्या सामान चाहिएगा वो सब हो जाएगा। अब पूरी जो है रूपरेखा हमारे पास में आ गई। तब क्या होता है? वह व्यक्ति एक काम को सौंप देता है, डिसेंट्रलाइज कर देता है कि टेंट की व्यवस्था हमारा फला रिलेटिव करेगा, और जो है बारातियों की सार संभाल वो करेगा, होटल का मैनेजमेंट वो करेगा, इवेंट्स का वो करेगा, ट्रांसपोर्ट का वो। डिसेंट्रलाइज करने से जो व्यक्ति जिसके घर में शादी है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, और उसका रिश्ता भी बहुत बड़े घर में और बहुत आर्थिक दृष्टि से बहुत बड़े घर में किया गया, पर वो निश्चिंत रहता है क्योंकि उसने सारी प्लानिंग कर दी और सबको बांट दी। अब वो चाहे महीना भर बाकी हो, वो सिर्फ मॉनिटरिंग करता है। जिस जिसको काम बांटा है उससे प्रोग्रेस पूछता है, क्या प्रोग्रेस है, कितना हुआ, और बॉटल नेक देखता है, अभी तक समय थोड़ा बचा है और तैयारी पूरी नहीं हुई है। यानी वो अपनी पूरी शक्ति को जो है चिंतन के अंदर मन लगा देता है, चिंता बिल्कुल नहीं करता है, तो वो व्यक्ति सफल हो जाता है। और मात्र चिंता करता रहता है, उसकी कोई प्लानिंग नहीं करता, अर्थ की व्यवस्था नहीं करता, कोई भी चार्ट नहीं बनाता, उसको कोई अनुभव नहीं है, किसी का परामर्श नहीं लेता, तो ऐसे करते करते कोई भी इवेंट हो उसका समय पास में आ जाता है और वह इवेंट फेल हो जाती है। हम कई बार देखते हैं कि इतने बड़े बड़े आयोजन हैं, ये फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मात्र चिंता की जाती है, चिंतन नहीं किया जाता, मनन नहीं किया जाता, निध्यासन नहीं किया जाता, इसीलिए असफल होते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का कितना सुंदर विषय है। ये सुंदर विषय जो है हमारे जीवन का निर्माण करने वाला है, हमारे जीवन को नई दिशा देने वाला है। आप कितना ही बड़ा कार्यक्रम करें, उसकी रूपरेखा को पहले बिठाएं, उसकी रूपरेखा पूरी A to Z चीज को पहले तैयार कर लें और फिर कार्यों का आवंटन करें। तो इस तरीके से अगर हमारी सरकारें चलती हो तो कितना, अगर अब मैं चिंता छोड़ करके चिंतन की बात पे आता हूं, अगर ये हमारी सरकारें 5 साल के लिए आती है और वो पूरा एक
रोड मैप बनाती है, ब्लूप्रिंट बनाती है कि 5 साल में हमने लोगों को ये कमिटमेंट में किया है कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इतने जो हमने वादे किए हैं, उन वादों की हम शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर और लोगों के भरण पोषण के क्षेत्र के अंदर हमने इतने वादे किए, उन सब वादों को नोट किया जाए और उन वादों को बहुत बड़ी मेजॉरिटी में सरकार आ जाती है तो उन वादों को पूरा करने के लिए जो मुख्यमंत्री होता है या दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं और एग्जीक्यूटिव बॉडी वाले होते हैं, उन सब की समय समय पर मीटिंगें की जाए और सबकी राय ली जाए कि हमारे को जो है विकास करना है, विकास किस तरीके से करें और विकास कहाँ आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि जहाँ बहुत ज़्यादा विकास हो गया और जहाँ पर बिल्कुल विकास तक हमारी सरकार पहुंची नहीं है तो उस स्थान का विकास करने के लिए वहाँ के सरपंचगण हैं, वहाँ के बीडीओज हैं, वहाँ के ब्लॉक ऑफिसर्स हैं, उस ज़िले के कलेक्टर हैं, वो सारी योजना बना करके ले आते हैं और सरकार के सामने रखते हैं। यानी ग्रास रूट से चलना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चिंतन का जो विषय है वो ग्रास रूट से होना चाहिए। सामान्य के व्यक्ति तक जो है वो सुविधा, वो विकास की बात पहुँचना चाहिए। वो सरकार जो है बहुत प्रसिद्ध होती है, वो सरकार सफल होती है और वास्तव में कार्य होता है, लेकिन उसके अंदर सरकार को बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सरकार ने अपने वोट प्राप्त करने के लिए, अपना समर्थन लेने के लिए, सरकार बनाने के लिए उन्होंने बहुमत हासिल कर दिया, लेकिन बहुमत हासिल करने के बाद, सरकार बनने के बाद में हर मंत्री को, चीफ मिनिस्टर को, हर एक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि ऐसा भेदभाव नहीं रखना है कि उस क्षेत्र के लोगों ने हमको वोट दिया है तो उस क्षेत्र का विकास करें और उसने नहीं दिया है उसका विकास नहीं करें। ये तो पार्टीबाजी हो गई, ये तो खेल भेदभाव का हो गया, ये तो भाई भतीजावाद हो गया, ये विरोधी नीति हो गई। आपने जीतने के लिए बहुत कुछ बातें की, ठीक है, लेकिन अब आपके ऊपर जिम्मेवारी आ गई है। आप सर्वोदय की बात कीजिए, आप अंत्योदय की बात कीजिए, सबका कल्याण हो। जितने राज्य के अंदर लोग हैं हर एक का कल्याण होना चाहिए और जो सुविधाएं हैं वह हर एक तक पहुंचनी चाहिए। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे कि मैं तो यहाँ से दिल्ली से जो है वो 1 रुपया भेजता हूँ, लेकिन जहाँ आवश्यकता होती वहाँ पहुँचते पहुँचते 15 पैसे ही पहुँचते हैं। ऐसी गड़बड़ी क्यों होती है? क्योंकि बीच की हमारी स्टेजेस होती हैं वो करप्शन कर देती है और जो जहाँ पर विकास पहुँचना चाहिए नहीं पहुँचना चाहिए। तो ये सरकार का दायित्व है ऐसी चीज़ों को चेक किया जाए। और आजकल तो हमारा इंटरनेट का युग है, हर चीज़ अगर सीधी पहुँचाई जाती है, बिचौलियों को समाप्त कर दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली, और आज हो रहा है, आज हमारे नरेंद्र भाई मोदी है, उन्होंने आधुनिक साधनों का भरपूर उपयोग किया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका पूरा उपयोग किया है और इतनी स्मार्ट पद्धति पैदा कर दी है कि आपने हर चीज़ की सुविधा, अगर आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस मोबाइल नंबर पे और आप पर्टिकुलर सुविधा को ले रहे हैं, उसका तुरंत आपके पास में SMS आता है कि ये सुविधा आपने प्राप्त कर ली है, ये आपको सुविधा दी जानी चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन होने, यानी आप गतिविधि से सीधे जुड़ जाते हैं। हर व्यक्ति जो है हमारी सरकार की जो व्यवस्था है उससे सीधा जुड़ा हुआ है। ये अच्छी चीज़ है, इसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कि चिंता नहीं चिंतन करें, ये बहुत बड़ा एक ध्येय है हमको मिल रहा है कि जीवन में कभी भी किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर चिंता आ जाती है तो तुरंत आप एक पेन और एक डायरी को उठा लीजिए कि मेरे को चिंता किस बात की हो रही है, क्या चिंता अर्थ की हो रही है, लिखिए कि अर्थ कहाँ से आएगा
तो अर्थ के साधनों को जुटाइए कि ये योजना मैंने 1 लाख रुपए की बनाई है, कार्यक्रम 1 लाख का है, 10 लाख का, तो 10 लाख रुपए कहाँ से आएंगे, उसके क्या कॉन्ट्रीब्यूटर्स होंगे, क्या घर से देना है, क्या लोगों की सहायता लेनी है, और किस रूप में करना, उसका स्वरूप क्या होगा, वो सारा नोट डाउन करिए। तो आपको मालूम हो जाएगा कि पूरे के पूरे अर्थ की व्यवस्था अपने आप हो जाती है। और हिंदुस्तान को तो देखिए, 125 करोड़ लोग हैं। अगर लोग, हमारी सरकार की मंशा अच्छी हो और सरकार चाहे कि 1 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सरकार को दे, हम उसका ईमानदारी से उपयोग करेंगे, तो 125 करोड़ रुपया यानी 1.25 अरब रुपया प्रतिदिन आता है। तो 365 को 1.25 से गुना करें तो 500 अरब रुपया हमारी सरकार के पास के अंदर सीधा सीधा आ जाता है, बिना किसी कष्ट के लिए। और 1 रुपया प्रतिदिन देने वाला व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं कुछ न कुछ मेरे देश के भले के लिए कर रहा हूँ, मेरे भाइयों के भले के लिए कर रहा हूँ, मैं देश के लिए कुछ योगदान कर रहा हूँ, कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, उसको खुशी होगी। बहुत 1 रुपया कोई मायना नहीं रखता है, लेकिन वो प्रसन्नता का अनुभव करेगा। वो हमारे देश की सेवा की मुख्य धारा से पूरे 125 करोड़ लोग जाएंगे। तो ऐसी ऐसी योजनाएं हमें बनानी चाहिए। मात्र चिंता करने से कुछ नहीं होगा, चिंतन करना पड़ेगा। और चिंतन के अंदर भी चिंता आनी लाजमी है, चिंता आनी अच्छी है। तो हमें ये देखना है कि हमारे जीवन के अंदर चिंता किस कारण से आ रही है, उन कारणों को नोट डाउन करो, उन कारणों की गहराई में जाए। जैसे एक विद्यार्थी है, उसके एग्जाम के दिन नजदीक आ रहे हैं, उसको चिंता हो रही है, नोट डाउन करो। चिंता आने कारण क्या है कि मेरा फिजिक्स विषय कमजोर है, मेरे 5 विषय तो एब्सोल्यूट तैयार हो गए, उसके बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि 85% 90% लाऊंगा, लेकिन फिजिक्स विषय कमजोर है। तो नोट डाउन करिए और फिजिक्स विषय को ज़्यादा पढ़ना चालू कीजिए। और फिजिक्स विषय के अंदर जो चीज़ में आपकी मास्टरी है, जो चीज़ आपको अच्छी आ रही है, उसको छोड़ दीजिए। जो चीज़ नहीं आ रही है उसका ट्यूशन कीजिए, उसका किसी टीचर के पास में जाइए और उसे मंथन कीजिए, उसे सीखिए। तो हम मालूम करेंगे कि जो इतनी बड़ी चिंता थी, वो चिंतन करने से चिंता बेचारी बहुत छोटी हो जाती। चिंता बुरी नहीं है, परंतु वो प्रशस्त चिंता होनी चाहिए। वो चिंता हमारा मार्ग खोलनी चाहिए कि किस बात की चिंता है, उसको देखना जरूरी है। तो वो चिंता है, अगर प्रशस्त चिंता है तो वो चिंतन का द्वार खोलेगी, नई नई चीज़ों के जो है उद्घाटित करेगी, और हम उसके ऊपर सोचना चालू करेंगे, चिंतन करना चालू करेंगे, मनन करना चालू करेंगे, निध्यासन करना चालू करेंगे, तो हमारा चिंतन बहुत बड़ा विशाल हो जाएगा। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आज कहना चाहता हूँ खासकर हमारे युवा लोगों को, जो कि 80 करोड़ हिंदुस्तान के अंदर युवा है, उसको एपिसोड के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप देश के कर्णधार हो, आप देश का निर्माण करने वाले हो, आप देश को ऊंचाई करने वाले हो। आप में से कोई जवाहरलाल नेहरू निकलेगा, आप में से इंदिरा गांधी निकलेगी, आप में से प्रतिभा पाटिल निकलेगी, और आप में से कोई नरेंद्र मोदी निकलेंगे। नरेंद्र मोदी कितने साल काम करेंगे? 65 वर्ष के हो चुके हैं, 70 साल तक करेंगे, 75 साल करेंगे। आखिर नए नरेंद्र मोदी को तैयार करना पड़ेगा, वो आप में से आएगा। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो सूत्र आपको मिल रहा है कि चिंता नहीं, चिंतन करो, उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि आपकी चिंता आई, जायज है, उसको नोट डाउन करो। और वो चिंता किस बात की है, उसके ऊपर जो है पूरा आप व्यवस्था करो, रूपरेखा तैयार करो, और उसकी पूरी प्लानिंग करो, उसका पूरा एस्टीमेट बनाओ, और उसकी पूरी व्याख्या करो, उसका पूरा मनन करो, और पूरी रूपरेखा जब बन जाएगी, पूरी एक थीसिस तैयार करो। पहले सिनॉप्सिस के बाद थीसिस हुआ करती है। थीसिस तैयार करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक छोटी सी चिंता ने कितना बड़ा जो
है वो काम कर दिया और कितना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे सामने आ गया। उस एक छोटी सी चिंता से 100 प्रोजेक्ट हम खड़े करते हैं। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, एक आप अच्छा से रोल मॉडल बनाइए, आप स्वयं एक रोल मॉडल बन जाइए। गांव वाले कहे कि अच्छा इंसान है तो ऐसे हजारों मॉडल बन जाएंगे, लाखों मॉडल बन जाएंगे, लेकिन रोल मॉडल बनना जरूरी है। स्कूल का रोल मॉडल चाहिए, कॉलेज का रोल मॉडल चाहिए, हमारे हॉस्पिटल का रोल मॉडल चाहिए। एक अच्छा रोल मॉडल बन गया, अटल बिहारी वाजपेयी एक रोल मॉडल है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। कार्यक्रम को रेगुलर देख रहे हो, हमें भी बड़ी खुशी हो रही है और हम भी अपनी क्वालिटी के अंदर बराबर इंप्रूवमेंट करने जा रहे हैं और बड़े बड़े अच्छे अच्छे विषयों को, जो कि जीवन धारा को बदले, जो कि युवाओं को, बच्चों को, वरिष्ठ नागरिकों को, सबको जोड़े और सबको अच्छे संस्कार दे, ऐसे विषय हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो और आप जीवन में खूब परोपकार करते रहे, जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल भाव।